अच्छा स्टूडेंट्स, हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर रिफ्लेक्शन बहुत बेहतर तरीके से कर चुके हैं और हम ये जानते हैं कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट ट्रेवल्स इन वन मीडियम, स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, then it reflect back into the same medium with the same angle, and that is called reflection. अच्छा, refraction. Now the second property is refraction. refraction के अंदर क्या होता है कि हम सपोज करते हैं कि आपके पास एक, यहाँ पे आप ये हम कंसीडर करें कि वी आर टेकिंग अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हियर. वी हैव टू डिफरेंट मीडियम. फर्स्ट वन इज एयर एंड सेकंड वन इज वाटर. एंड सपोज के लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम air to water. Now initially light travels here. This is the incident beam. ये आपके पास कौन सी कहलाएगी? Incident beam कहलाएगी. It strikes the point at which this point is, let's suppose it is denoted by point O. At that point what we will do, हम यहाँ पे क्या चीज़ ड्रॉ कर लेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे. अब होगा ये कि इफ इट इज़ वाटर, और वाटर का मतलब क्या है कि मीडियम कौन सा है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है. अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो आप ये देखेंगे कि लाइट स्ट्राइक करने के बाद, लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद क्या फिनोमेना परफॉर्म होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट, इसका कुछ पार्ट जो होगा लाइट का, दैट इज रिफ्लेक्टिंग बैक विद द सेम एंगल, ऐसे कर जाएगा सम पार्ट ऑफ दैट लाइट. और कुछ हिस्सा जो होगा वो आपके पास एंटर हो जाएगा इनटू द सेकंड मीडियम. अब जब ये सेकंड मीडियम में एंटर होगा तो देखिए असल में इसे क्या करना चाहिए था कि ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था स्ट्रेट पाथ के ऊपर, लेकिन आपको नजर आएगा कि ये स्ट्रेट पाथ पे नहीं जाएगी बट स्टार्ट्स बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि लाइट ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और ये लाइट जो है ये अपने जो ओरिजिनल पाथ था उससे इनर साइड के ऊपर थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी. इनर पे बेंडिंग क्या मतलब हुआ कि इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, कि लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है? बेंड हो रही है. यानी कि विदाउट बेंडिंग ये काम नहीं होगा बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम एयर. का मतलब क्या है कि दैट मीडियम इज कॉल्ड रेयर मीडियम एंड द मीडियम विच इज हैविंग मोर डेंसिटी दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम. यानी कि व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर और इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाएगी. एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम its original path due to different mediums. यानी कि मुख्तलिफ मीडियम्स होने की वजह से लाइट के अंदर जो बेंडिंग आएगी, दैट बेंडिंग इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट सिंपली द बेंडिंग, एंड द बेंडिंग इज गोइंग टू बी हैपनिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट, किसकी वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स. अब यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल मेड बाय एन इंसिडेंट लाइन विद अ नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एंगल आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज नॉर्मल. और यहाँ पे जो दूसरी अहम चीज़ है वो होगा आपके पास क्या है कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर. लेकिन इस रिफ्लेक्शन के साथ साथ जो बेंडिंग वेव है इट इज ऑल्सो मेकिंग एन एंगल आर with the normal into the second medium. यानी कि this angle R is going to be made in water. ये कहाँ पे बन रहा है आपके पास? Inside the water. तो this angle is called refracted angle. What it is? It is refracted angle. ये angle of refraction कहलाएगा. And this beam is called a refracted ray. इस beam को हम कौन सी ray कहेंगे? refracted ray. So what we are having here? We are having three different things. First one is the incident ray, second one is the normal, and third one is the refracted beam.
Now angle of incidence, in that case angle of incidence and angle of, due to two different medium, these two angles cannot be the same one. एंगल आई और एंगल आर कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकेंगे. रीजन इज दैट कि हाउ मेनी मीडियम्स वी आर हैविंग, टू डिफरेंट मीडियम. यानी कि अगर आपके पास मीडियम्स दो मुख्तलिफ आ रहे हैं तो ये चीज़ अंडरस्टूड हो गई कि स्पीड इज गोइंग टू बी चेंज. इसमें सबसे अहम चीज़ क्या होगी कि स्पीड जो होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी. चेंज ऑफ स्पीड इज हैपनिंग है. मसलन आप जानते हैं कि इन एयर इट्स स्पीड इज मोर, हवा में स्पीड क्या होगी ज़्यादा. लेकिन इफ़ यू आर एंटरिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, वाटर इज मोर डेंसर, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. ऊपर फास्ट है और नीचे क्या हो गई, स्लो. तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड क्या हो गई यहाँ पे, रिड्यूस हो गई है. अब बताइए अगर स्पीड फास्ट है, ज़्यादा है, तो एंगल भी क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है. स्पीड स्लो हो गई है तो एंगल भी क्या हो गया, पहले के मुकाबले में कम हो गया. तो इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग so angle also be decreasing. If speed is increasing so angle is also increasing. Is it clear? So it means कि यहाँ पे हम दो बहुत ही अहम बातें कहेंगे. पहली चीज़ तो ये हो गई कि चेंज ऑफ स्पीड इज देयर. इसके अलावा मैं कहूँगा चेंज ऑफ डायरेक्शन इज देयर. चेंज ऑफ डायरेक्शन इज देयर. कि डायरेक्शन चेंज होगी यानी कि बेंड करेगी वेव. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू बेंडिंग ऑफ वेव, यू नो द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज रिड्यूसिंग. ये आपने रिपल टैंक में भी पढ़ा था कि वेवलेंथ रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से वेवलेंथ क्या हो जाएगी, विल बी चेंज्ड. वेवलेंथ जो होगी वो भी क्या होगी, तब्दील होगी, एक जैसी नहीं रहेगी. बट जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो क्या है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम. फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा. तो ये जो आपके पास मेजर पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो सेम है जो आपने किस में पढ़ा था, जो आपने रिपल टैंक के लिए आपने देखा था. ये बिल्कुल सेम आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाते हैं रिपल टैंक के और इसके. तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे. अब नेक्स्ट के लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए आपने ये करना है कि अब हम करने के लिए जाएंगे क्या चीज़, अब हम देखेंगे कि ये हमने लॉज भी देख लिए, रिफ्रैक्शन समझ में भी आ गया. अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या होंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास जो मेजर लॉ आता है इसी के अंदर ही, वो है स्नेल्स लॉ. उसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ. व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ आपको बताता ये है कि अकॉर्डिंग टू दैट द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल of R and sine of angle of I remains the same. हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे. कॉल्ड रिफ्रैक्टिव. अभी मैं समझाऊंगा कि ये क्या है रिफ्रैक्टिव. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहलाता है. अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे कहला रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. सपोज कि मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक ग्लास स्लैब ले रहा हूं. मैंने क्या किया, ये एक ग्लास स्लैब बनाया है और इस ग्लास स्लैब को हम क्या करते हैं, थोड़े से डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि हम इसको समझ सकें. इस ग्लास स्लैब को हम यहाँ से उठा के थोड़ा सा नीचे रख देते हैं ताकि ये हमें क्लियर हो जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं. अब जरा देखिएगा हमने क्या किया कि दिस इज द ग्लास स्लैब, और ये जो ग्लास स्लैब आपको दिया गया है ये ग्लास का बना हुआ है. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रिफ्रैक्शन परफॉर्म कराता हूं तो लाइट रे एंटर होगी फ्रॉम एयर टू
ग्लास। और इससे पहले हमें एक चीज, ये चीज समझ लेनी चाहिए कि इफ लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, अगर एयर से ग्लास की तरफ आ रहे हैं आप, अगर आप एयर से ग्लास की तरफ आ रहे हैं, फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो लाइट क्या करेगी, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। और अगर इसके बरखिलाफ इफ वी आर मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, उल्टा जा रहे हो, यानी कि डेंसर से रेयर में जा रहे हो, ग्लास टू एयर, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहां बेंड कर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अपने नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। यानी कि बीम जो है वो टूवर्ड्स क्लोज हो जाएगी व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, और अवे मूव कर जाएगी व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। नाउ इन दैट केस the beam is striking on the surface of this glass here, this is incident beam। अब देखिए मैं बताऊंगा आपको कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, जो इंसिडेंट आ रही है आपके पास बीम, वो स्ट्राइक कर रही है इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है ना। इसके स्ट्राइक कर देने के बाद व्हाट वी विल डू, वी विल मेक अ नॉर्मल हेयर। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जब मैं देखूंगा तो दिस बीम मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड बेंडिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और ये ओरिजिनल पाथ से हट जाएगी। अब देखिए, जब यहां से मुझे पता है कि जब ये दोबारा से बाहर निकलेगी तो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल अगेन हियर एट दैट पॉइंट। नाउ इन दैट केस लाइट इज हियर, लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एयर टू ग्लास मूव कर रही है लाइट, तो इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर अगेन, तो इट मस्ट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी तो ये दोबारा से अपनी प्रीवियस लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल। यानी कि ये वाली लाइन अगर तुम देखो तो ये इसी के पैरेलल वहां यहां से वापस चली जाएगी। अब देखिए, स्टार्टिंग में अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, तो इस पॉइंट में दिस एंगल इज एंगल आई एंड इट इज एंगल आर, एंड वी नो फॉर दैट केस angle I should be more than angle R. Reason is that we are moving from air to glass, so this angle should be more, speed is more as compared to the speed in the glass। तो ये वाली चीज तो होगी। अब तुमने करना क्या है, आप क्या करोगे कि आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये लाइंस ड्रॉ करनी। व्हाट यू विल डू, यू विल कैलकुलेट द एंगल हियर। आप यहाँ पे डी रखेंगे और डी रख के यहाँ पे एंगल देखेंगे कितना आ रहा है। सपोज कि ये एंगल कितने डिग्री था, 30 डिग्री। कितना था, 30 डिग्री। फिर आपने यहाँ पे डी रखा और यहाँ पर भी कैलकुलेट किया कि भाई यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है। जब ये वाला एंगल कैलकुलेट किया, एंगल आर नॉर्मल के साथ, तो आपके पास ये वाला जो एंगल आ रहा था, सपोज कि ये 14 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है बेटे, 14 डिग्री। तो एंगल आई जो है वो आपके पास आया 30 डिग्री, और एंगल आर जो है वो दैट इज इक्वल टू 14 डिग्री। अब यू नो कि इफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये 14 आ रहा है और ये आ रहा है। नाउ देयर इज अ लॉ विच इज सेट टू बी व्हाट, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि इफ वी आर टेकिंग अ रेशो, अगर मैं रेशो लेता हूं, रेशो लेने का मतलब क्या है कि वी आर डिवाइडिंग टू थिंग्स। व्हाट आर दीज, साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, यानी कि साइन ले लूं मैं किस चीज का, एंगल ऑफ आर का, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, यानी कि इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है उसका भी मैं क्या ले लूं, साइन ले लूं। जब मैं दोनों के साइंस कैलकुलेट करूं, तो व्हेन वी डिवाइड बोथ द वैल्यूज, देयर इज एन आंसर विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बेसिकली होगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में है क्या चीज, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है दैट कैन नेवर बी चेंज, इसकी यूनिट भी कोई नहीं होती, नो यूनिट, एक कांस्टेंट वैल्यू है। यूनिट क्यों नहीं होती, क्योंकि बताइए साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आंसर आएगा, कैलकुलेटर से भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं आई का भी आंसर कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट अ रिजल्ट विदाउट अ यूनिट, सॉरी विदाउट अ यूनिट आपके पास आंसर आ रहा होगा। अब ये बताइए
सपोज कि मैं क्या करूंगा कि मैं इसको, अगर इस वाले केस के लिए मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है इसका? ईटा। और ये बनाया कैसे जाता है? ये बनाते हम ऐसे हैं कि इसको मैं मिटा के फिर से बना के दिखा देता हूं आपको। देखें, आप क्या करें, ऐसे एन बनाइए और एन की जो दूसरी टांग है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा के ऐसे करके यूं कर दें, तो दैट इज कॉल्ड ईटा, जो कि किसके बराबर है? साइन आर ओवर साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई। ये यहाँ पे एंगल आर ओवर आई नहीं होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं, ये हमने उल्टा लिख दिया है। ये ज़रा इसको काइंडली आप लोग सही कर लीजिएगा अपने पास भी। यहाँ पे ये जो रेशो होता है ना, वो साइन आई अपॉन साइन आर होता है, जो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला ये रिवर्स होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। यहाँ पे इसको रिवर्स लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा हम गलत बता गए जल्दी में, ये उल्टा होता है इसका, साइन आई अपॉन साइन आर। तो बताइए, जो पहला एंगल लिखा जा रहा होता है वो ऊपर लिखा जाएगा, दूसरा एंगल आप क्या करेंगे? नीचे रखेंगे, यानी कि इट इज द रेशियो बिटवीन आई एंड आर। तो अब बताइए, यहाँ पर भी मुझे इसको क्या करना होगा? रिवर्स में लिखना होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और इसको साइन आई ओवर साइन आर लिख दिया मैंने। अब देखिए, मुझे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैं इस कैलकुलेशन के लिए लिखूंगा साइन ऑफ 30 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 14। सपोज मुझे नहीं पता कि वैल्यूज क्या आ रही हैं, जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे जब भी, तो आंसर सपोज अगर इसका आपके पास आंसर आया 1.5, तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कितना आ जाएगा? 1.5। अब ये जो 1.5 आया है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये ग्लास का, इस मटेरियल का, इस ग्लास का जो आ रहा है, दैट इज 1.5। इट इज सेम एज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट सिंपली द डेंसिटी, इट शोज द डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल, कि ग्लास के अंदर से कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से लाइट रे जो है वो क्या कर रही है? पास कर रही है। अब आप ये बताइए कि ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। ये बिल्कुल डेंसिटी की तरह है कि अगर मैंने क्या किया है कि एक जग में बहुत सारा पानी ले लिया है, वाटर भरा हुआ है इसमें, अब इस वाटर की डेंसिटी आपको बताएगी 1.2 ग्राम पर लीटर क्यूब, सपोज ये आपको डेंसिटी बता दी इसकी। अब डेंसिटी बता देने का मतलब क्या है कि ये वाटर की डेंसिटी आई है, पानी का गाढ़ापन है कि कितना थिक है वाटर। अभी बताइए कि अगर मैं इसमें से थोड़ा सा वाटर यहां पे ले लूं, तो बताइए जो इस वाटर की डेंसिटी होगी वही इसकी भी डेंसिटी होगी, इस पूरे कंटेनर की डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि लिक्विड तो दोनों एक ही जैसे हैं ना, तो ये मैस से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब चाहे मैं थोड़ा सा पानी लूं या पूरे जग का लूं, वी विल गेट द सेम डेंसिटी दिस वन। अगर मैं थोड़ा ज्यादा ले लूं लिक्विड, अभी भी डेंसिटी क्या रहेगी? डेंसिटी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी खाने में आप नमक को चेक करते हैं, खाने में जो नमक चेक करते हैं वो एक ही। भाई आपने एक देग बनाई, अब आप ये चाहते हैं कि भाई देग में ये चेक करना चाहें कि यार नमक सही है या नहीं, तो पूरी देग खा के तो अंदाजा नहीं लगाएंगे ना कि सब खाने का पता लगेगा, हाँ भाई आखिरी प्लेट में नमक था, इसका मतलब सब में। आप थोड़ा सा चखेंगे, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल ऐसी डेंसिटी मैच पे डिपेंड नहीं कर रही होती, ओवरऑल एक ही रहती है। ऐसे ही अगर ये ग्लास स्लैब है, ग्लास है, तो इसकी डेंसिटी अगर 1.5 आ गई, तो इसकी डेंसिटी, स्ट्रेंथ या पावर जो होगी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो हमेशा क्या आएगा? 1.5। अब सपोज कि अगर मैं इसे चेंज कर दूं, चेंज करने का मतलब क्या है कि इस लाइट को अगर मैं थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ले आऊं, देखिए मैं इसका कलर चेंज करता हूं ताकि थोड़ा हमारे पास रिजल्ट जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट आने लगे। देखें भाई, मैंने ये सेकंड बीम है, ये ए ऐसे स्ट्राइक कर रही है इस जगह पे, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। इस नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये भी बीम जो है ना, ये अपनी डायरेक्शन से क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। इसके लिए भी एंगल आई आएगा और इसके लिए भी एंगल आर आएगा, सेम ग्लास है। अब इसके लिए मैंने एंगल आई कैलकुलेट किया, सपोज वो मेरे पास अब क्या आ रहा था? 20, तो एंगल आर 14 से कम हो जाएगा, और सपोज कि ये 9 हो गया, जितना भी कम होगा वो हम देख लेंगे जो भी आ रहा है। अब जब ये 20 और 9 आया, अगर मैं इस वाले केस के अंदर मैं दोबारा से कैलकुलेट करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई? वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। हम दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस केस के लिए, ये हमने दोबारा से लाइट इसके ऊपर फॉल कराई
और हमारे पास रिजल्ट अब एंगल आई इतना आ रहा है तो एंगल आर चेंज होके 9 रह गया। पहले एंगल आई 30 था तो साइन आर क्या आ रहा था, 14 आ रहा था। मैंने 20 किया तो ये कम हो के कितना हो गया, 9। यानी कि साइन 20 को अगर मैं साइन 9 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे डिफरेंट आंसर्स आएंगे, लेकिन जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट अगेन आंसर 1.5। आपके पास ईटा की वैल्यू इस ग्लास के लिए अभी भी क्या आएगी, 1.5। अब अगर मैं तीसरा यहां से एंगल मजीद बढ़ा दूं और फिर करने के बाद इसको बेंडिंग कराऊं और फिर यहां से बाहर निकालूं, यहां पे अगर मैं एंगल आई दोबारा से कैलकुलेट करूं तो जब मैं उसको डिवाइड करूंगा यू विल गेट अगेन 1.5 आंसर। आपके पास ये 1.5 कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इन ऑल द केसेस 1.5 रिमेन्स द सेम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ईटा की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अगर ईटा की वैल्यू सेम आ रही है तो यही चीज इन्होंने क्या किया है, इसको इन्होंने लॉ बना दिया है। और वो लॉ क्या बनाया है, दैट दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। और वो क्या कहता है कि द रेशियो, इफ वी आर टेकिंग द रेशियो between two quantities, first one is sine of angle of I, यहां पे पहले क्या आ रहा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ I, ये I है, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ ये क्या है, R है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ I एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ R का किसी भी रिफ्रैक्शन में अगर रेशो ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, रेशो ले लिया जाए, इस तरीके से करके, तो द वैल्यू ऑफ दैट रेशो रिमेन्स, हमेशा क्या रहेगी, सेम आएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। हाँ, अगर मैं इस ग्लास, अब सपोज ये सेम ग्लास का मैंने क्या किया, एक ऐसे प्रिज्म बना दिया 3 साइडेड फिगर। अब अगर मैं इसमें से रे को एंटर करूं और रे ऐसे बेंड कर जाए अपने पाथ पे और फिर इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लूं और यहाँ पे एंगल आई कैलकुलेट करूं और एंगल आर कैलकुलेट करूं, और करने के बाद जब मैं इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा, ये अगेन इट वुड बी 1.5। रीजन इज दैट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। भाई देखिए, जो ग्लास यहीं था, अगर ये भी वही ग्लास है तो लाइट सेम एंगल के ऊपर बेंड होगी और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देगी, चाहे शेप कोई ना हो, कोई भी हो, 1.5। समझ में आती बात। तो बेंडिंग की वजह से यहाँ पे सेम हो जाएगा। बट अगर ग्लास इसके बजाय क्या है, कोई क्राउन ग्लास है, कोई दूसरा ग्लास है, तो आप देखेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपने जहन में रखनी है, और वो चीज क्या है कि आप जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब आप बात करते हैं किस चीज की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में मटेरियल की डेंसिटी को शो करता है, इसकी यूनिट कोई नहीं होती। ये किस चीज को शो करता है, डेंसिटी को। और डेंसिटी को ये ऐसे शो करता है कि मोर डेंसर, जितना ज्यादा डेंसर होगा उतनी ही क्या होगी, वैल्यू क्या होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, हाई होगी, और जितना लेस डेंसर होगी उतनी ही लो होगी। जितना ज्यादा डेंसर हुई उतनी हाई। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट डेंसर मटेरियल जो होता है वो आपके पास होता है डायमंड। डायमंड जो होता है, हीरा, वो सबसे ज्यादा हाईली डेंसर होता है। तो उसकी डेंसिटी आप लोग गालबन बुक वगैरह में देख लीजिएगा, गालबन मुझे अभी अंदाजा तो नहीं है लेकिन शायद मुझे याद पड़ता है 2.7 तक थी, ये चेक कर लीजिएगा। जो भी होती है ये हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे ज्यादा कोई डेंसर मटेरियल, जितनी ज्यादा डेंसिटी की वैल्यू आएगी इसका मतलब क्या है कि लाइट उतनी ही स्लो ट्रेवल करेगी इसके अंदर। लाइट जो होगी वो उतनी ही हल्की मटेरियल या मीडियम के अंदर क्या कर रही होगी, ट्रेवल। वाटर की डेंसिटी, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है पानी का। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर की डेंसिटी जो होती है वो ग्लास से क्या होती है, कम होती है। तो बताइए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आ रहा है और वाटर का क्या होता है, 1.33। अब आप एक और खास बात और अहम बात वो ये है कि पानी का आप सैंपल लेके गए किसी कंपनी में, आपने कहा कि भाई ये पानी मालूम करो कि ये सही पानी है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के काबिल है या नहीं। तो इन्होंने पहले से कैलकुलेट कर ली कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी डेंसिटी लेट सपोज 1.32 है, इतनी आनी चाहिए सपोज। अब मैं क्या करूंगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं लाइट इसमें फॉल कराऊंगा, बेंड होगी लाइट और फिर बाहर निकल जाएगी। मैं इसका क्या मालूम कर लूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईटा की वैल्यू। अब अगर ईटा की वैल्यू 1.38 आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इंप्योरिटीज ऐड हो गई है और इसकी मीडियम की डेंसिटी क्या हो गई है, बिगड़ गई है। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये नॉर्मली लैब्स वगैरह के अंदर एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम मटेरियल की प्योरिफिकेशन बताते हैं कि वो कितना प्योर है।
समझ रहे हैं मटेरियल की। ये जो पानी लैब के अंदर जैसे बोरिंग होती है ना, तो पानी टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है ना लैब्स वगैरह के अंदर कि पीने के काबिल है या नहीं, तो उसमें बाकी टेस्ट के साथ आप जो उसके अंदर सॉल्ट्स वगैरह एडअप होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनको तो अलग से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट किया जाता है। एंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैचिंग विद द ओरिजिनल वाटर विद द नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सब्सटेंस जो है वो बिल्कुल सही है, पानी पीने के लायक है। तो ये हमने 2 से 3 टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं। अब एक ख़ास चीज़ यहाँ पे देख लें, अगर आप लोग समझ सकें तो, कि मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऐड अप करूँगा, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम देख लेंगे कि क्या है। देखिए बेटे, यहाँ पर हम जो डॉक्यूमेंट ऐड अप करने जा रहे हैं, एक मिनट बेटा, नेक्स्ट SLO से रिलेटेड होगा वो। देखिए ये 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 कर लेते हैं, क्या है इसको इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये पेपर्स आ गए हमारे पास। अब इसमें मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ, आप देखते जाइए और समझते जाइए कि ये कैसे है। ठीक है बेटा, इसकी बाउंड्रीज नजर आ गई। अब देखिए भाई, देखिए अब इसमें पहले क्या कहा जा रहा है, डिफाइन द टर्म्स एंगल, ये 12.3.1 है। डिफाइन द टर्म्स, कौन सी टर्म डिफाइन करने के लिए कह रहा है ये, देखिए फिर से देखिए इसको, जरा देखिए। इसके लिए कह रहा है डिफाइन द टर्म्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब यहाँ पे कह रहे हैं डिफाइन द टर्म्स एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्या डेफिनेशन होगी, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट बीम विद व्हाट, वो एंगल जो कि इंसिडेंट बीम बना रही होगी किसके साथ, नॉर्मल के साथ। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड व्हेन द बीम एंटर्स इनटू द ग्लास, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड बीम विद द नॉर्मल, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आर कहलाएगा। तो दोनों की डेफिनेशन सेपरेटली दी है, आप इसको देख के समझ सकते हैं क्या है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने फर्दर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। रिफ्रैक्शन को इन्होंने एक्सप्लेन किया है इसके थ्रू कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, ग्लास ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं आप, ठीक है ना। ये कह रहे हैं एट द राइट, एट द एयर ग्लास इंटरफेस, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम और ऊपर कर लें ताकि हम पढ़ सकें। हाँ देखिए क्या कह रहे हैं ये, कि एक मिनट, कह रहे हैं कि एट द एयर ग्लास इंटरफेस, एयर और ग्लास का जो इंटरफेस था उस जगह पे, यानी कि ये ऊपर वाले हिस्से में, अगर हम इसे देखें तो हमें इसे थोड़ा सा और नीचे लाना होगा, ये ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो ये कह रहे हैं कि एयर ग्लास का, देखिए ये एयर है ऊपर और ये ग्लास है, ये इसका इंटरफेस का मतलब क्या है कि ये इस लाइन की बात कर रहा है जहाँ पे एयर और ग्लास आपस में मिल रहे हैं, इंटरफेस। द रे ऑफ लाइट आई ओ चेंजेस, यहाँ पे इस पॉइंट, ये वो वाला पॉइंट है जिसमें ये देखिए ये थी ना, इसको सीधा चला जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधी नहीं हुई बल्कि अपनी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। चेंजेस इट्स डायरेक्शन, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड ट्रेवल अलोंग द पाथ ओ आर, ओ से आर की डायरेक्शन में लाइट ने क्या किया, ये आर हो गया। तो ओ आर लाइट रे जो है उसकी डायरेक्शन में लाइट रे अपने इनर साइड के ऊपर क्या कर जाएगी, बेंड ओ आर। अब देखिए राइट ओ, इसका मतलब क्या, आई ओ बीम थी, यहाँ से आई ओ बीम आ रही थी और फिर वो ओ आर में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो यहाँ पे आई ओ बीम एंड ओ आर कॉल्ड द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे रिस्पेक्टिवली। ये इंसिडेंट आई ओ कहलाएगी और ओ आर जो होगी वो क्या कहलाएगी,
रिफ्रैक्टेड बीम कहलाएगी, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर आपको दोनों बता दिए कि किस तरीके से। अब ये बात कर रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या है जिसका तस्करा कर रहा है। तो देखें, अगर आप प्रोसेस देखते हैं तो प्रोसेस आपको क्या मिलेगा, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, मुड़ जाना, ऑफ लाइट व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, हवा से ग्लास के अंदर लाइट का चलना और अपने रास्ते से क्या कर जाना, बेंड कर जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा आपके पास। अब देखिए अगला, देखिए एक मिनट बेटा। अच्छा, अगला जो है वो हमारे पास यहाँ पर है। देखें भाई, अब ये वही चीज़ें दी गई हैं जो अभी हम देख रहे थे, ये बिल्कुल वैसे ही इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर देखिए आप कि स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ वही है जो हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई एट द सेम प्लेन। तो ये बिल्कुल सिमिलर है, सेम है जो हमने इससे पहले देखा। हाँ, चेंज इसमें आएगा, जो मैंने पॉइंट आपको लिख के दिया था, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। पहले इंसिडेंस आएगा और फिर क्या आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा। इज ऑलवेज, हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, साइन आई ओवर साइन आर, वेयर द रेशियो साइन आई इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है फॉर द सेकंड। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का होता है, सेकंड। यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो सेकंड मीडियम कौन सा हुआ, ग्लास का। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो हमेशा सेकंड मीडियम का होता है, दूसरे एयर का नहीं होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो किसका होगा, ग्लास का होगा। विद रिस्पेक्ट पहले के हिसाब से दूसरे का मीनिंग। तो आपके पास फॉर्मूला ये हो गया, साइन आई ओवर साइन आर, और उसके बाद फिर इन्होंने इट इज कॉल्ड एन स्नेल्स लॉ कहलाता है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब जरा देखें अगला जो है वो क्वेश्चन ये कह रहे हैं 12.33। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें आपसे कह रहे हैं कि डेमोस्ट्रेट करें आप और इसको एक्सप्लेन करें कि हाउ द लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास ब्लॉक। जो मैं ग्लास स्लैब कह रहा था, SLAB स्लैब, वो असल में क्या है, ग्लास ब्लॉक होगा जिसके ऊपर लाइट क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। तो ये हमने देख लिया कि इंसिडेंट किया, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। और ये देखिए जो लाइट रे आ रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जो अंदर दाखिल हो गई वो कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे, जो बाहर निकल रही होगी दोबारा से, ये थर्ड बीम है जो यहाँ टकराने के बाद बाहर निकलेगी, इसको हम कहते हैं इमर्जिंग बीम या इमर्जिंग रे। वो रे जो कि आपके पास ये ऑप्टिक कहलाएगा, जो ऑप्टिक से बाहर आ रही होती है, द रे विच इज लीविंग फ्रॉम द विच इज लीविंग फ्रॉम ऑप्टिक, दैट रे इज कॉल्ड इमर्जेंट। ये इमर्जिंग रे कहलाएगी आपके पास, ठीक है। इसका अगर आप एंगल भी बनाएंगे तो वह एंगल ऑफ इमर्जेंट कहलाएगा, लेकिन वहां तक हमने देखा। रिफ्रैक्शन कौन से, इस वाले पॉइंट पे भी रिफ्रैक्शन परफॉर्म हो रही है, एयर से डेंसर में आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल आप बेंड कर रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल आर ज्यादा होगा, जबकि एंगल ऑफ आई क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, उल्टा प्रोसेस हो रहा है। तो यही पूरा इन्होंने प्रोसीजर प्रोसेस आपको दिया हुआ है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपके अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, और तीसरे के लिए आप क्या करें कि देखो, देखिए अब देखें इसके लिए क्या कह रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट द पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। तो देखिए प्रिज्म के लिए मैंने अभी आपको बताया नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसके रिलेटिवली हम रिस्पेक्टिवली इसको देखेंगे। काम इन्होंने सारे वैसे ही किए हुए हैं, बस यहीं तक हम लेक्चर रखते हैं, ठीक है। अल्लाह।